जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि सर हिस्ट्री का जो क्वेश्चन एनालिसिस करा दीजिए 11वीं का। तो हम बात करते हैं आज हिस्ट्री का क्वेश्चन 11th का, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि 12वीं एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम उसको बता देंगे कि किस कौन कौन से क्वेश्चन आपको रिकवर कर लेने हैं, जो कि 12वीं के एग्ज़ाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की भी, तो ऑब्जेक्टिव का भी आपको बता देंगे कि ये 12वीं में भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है और कम समय में हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे कराने का। वही बात करते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से चाहते हैं विद्यार्थी को 100% जो है प्योरिटी, यानी कि 100% सही के सही एनालिसिस देने का प्रयास करते हैं। और हम जो है क्वेश्चन हमको थोड़ा देरी से मिलता है, देरी से ही मिलता है, मगर हम क्वेश्चन जो है 100% शुद्धता के साथ एनालिसिस कर देते हैं। और विद्यार्थी को कहीं कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में, वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में प्यार बनाए रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा दिल जरूर भेज दें। हम समझ जाएंगे आपको यह को मतलब कि आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज की प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और कोई भी हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का जो एनालिसिस जो है, क्वेश्चन जो है, तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सब्जेक्टिव का जो है प्रश्न उत्तर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी आप या तो वीडियो देख सकते हैं, ये दोनों बात हो। और क्वेश्चन भी आपको ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, इसी तरह से हम जिस तरह हम एनालिसिस करा रहे हैं। तो चलिए, और कई सारे क्वेश्चन है जो कि 11वीं का है, 9th का है, 10th का है। जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम एनालिसिस देने का प्रयास करते हैं। और जिसको भी कोई क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम हो, मैट्रिक, इंटर, 9th 10th जो भी हो, उस क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करना हो तो हम हमारे इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप नंबर पर भेजने का प्रयास करें। जितना जल्दी आप भेज सकते हैं तो उतना जल्दी हम एनालिसिस करा दिया करेंगे। तो चलिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप भेजिए। चलिए हम बात करते हैं अब आज का पहला प्रश्न की हम बात करें। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो इसका जो सीधा सीधा दिख रहा है चार्ल्स डार्विन है इसका लेखक, ये ध्यान में रखना है, चार्ल्स डार्विन। और उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की, किसी बहुत पुराने पौधे, पशु या मानव के अवशेष या छाप जो पत्थर में बदल गए हो क्या कहलाते हैं। तो कोई भी ऐसे भी पता चला जीवाश्म जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले पत्थर के नीचे दबे अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहा जाता है। इस तरह इसका हम परिभाषा ही बोल दिए तो जीवाश्म हो जाएगा इसका आंसर। सभी को पता ही है, बस रिकॉल कर लेना है। अब बात करते हैं प्राइमेट स्तनधारियों के एक बड़े समूह का एक उप समूह है जिसमें शामिल है। तो इसमें शामिल क्या है, तो वानर, लंगूर, मानव, सभी के सभी शामिल है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आस्ट्रल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आस्ट्रल शब्द की बात करें तो यह जो है लैटिन भाषा से लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं लैटिन शुद्ध अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में थोड़ा मतलब हिंदी में ठीक से नहीं लिखा है, अंग्रेजी में इसका शुद्ध लिखा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट की, लेस्कॉस, सोवे और अल्टामीरा क्यों प्रसिद्ध है। तो हम बात करते हैं यह जो प्रसिद्ध था गुफा चित्र और शिल्प कृतियों, यानी कि राइट आंसर सी इसका सही हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम, समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका अध्ययन की बात करें तो क्या कहलाता है, तो संजातिवृत्त यानी कि एथनोग्राफी और मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, मानव का अध्ययन, और संजावृत्त का अध्ययन एथनोग्राफी, यानी कि दोनों इसका सही आंसर हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट की हम, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाणिक पुरातात्विक अभिलेखों सर्वाधिक मिलते हैं। तो किसका मिलते हैं सर्वाधिक की हम बात करते हैं किसका, तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मिले हैं औजार जो कि पत्थरों के बने हुए थे। ये सारे के सारे औजार जो थे उस समय पत्थरों के ही बने होते थे, इसका प्रमाण जो है सबसे अधिक मिला हुआ है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का इस्तेमाल जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए, इसी को रेडियो कार्बन डेटिंग को ही किसी क्या कहते हैं, दूसरा नाम कार्बन 14 यानी कि C14 भी कहा जाता है, या कार्बन 14 लिख दिया जाता है,
ये दोनों तीनों नाम याद रखना है, दोनों को घुमा के इसी तरफ पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस वही है, घुमा के पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक मानव किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मानव की बात करते हैं होमोसेपियंस, यानी कि इसी को बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है, याद रखना है। बुद्धिजीवी मानव और बुद्धिमान मानव और आधुनिक मानव तीनों एक ही को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जितना हम बोले हो सके तो नोट कर लेना, वीडियो को जितना बार देखो उतना अच्छा रहेगा। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या था? ये 12वीं की लायक भी है, ये भी याद रखना है, 12वीं भी पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना, 12वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही बात करते हैं मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा भी सुमेरियन कहा जाता है, ये याद रखना, सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी भाषा सुमेरियन थी, ये भी याद रखना है। वही बात करते हैं हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध था? हम्मुराबी की बात करते ये क्यों प्रसिद्ध था? तो यह बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध था? ये बेबीलोन और महान, यानी कि ये जो हम बात करते हैं हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध था, ये कानून संहिता, महान विजेता, बेबीलोन का शासक, ये हमको लगता है कि इनके हिसाब से हम्मुराबी जो अगर पूछता है हम्मुराबी कौन था तो ये बेबीलोन का शासक हो जाता है, ये हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पूछता है क्यों प्रसिद्ध था, कानून संहिता, महान विजेता और इनमें से सब बेबीलोन का शासक, यानी कि हम बात करते इसका राइट आंसर सभी के सब सही हो जाएंगे। सिर्फ पूछता हम्मुराबी कौन था तब बेबीलोन का शासक का, तो ये ध्यान। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सुमेरिया मेसोपोटामिया के किस भाग में स्थित है? सुमेरिया जो मेसोपोटामिया के पूर्वी भाग में स्थित था, याद रखना है। असीरिया साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? बाहरी आक्रमण, यानी कि बाहरी आक्रमण था असीरिया साम्राज्य के। झूलते बाग की सभ्यता की देन है, झूलते बाग की हम बात करें तो ये बेबीलोन सभ्यता की देन है, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ था? तो रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन की हम बात करते ये चीन में हुआ था, ये याद रखना। और कब हुआ था? तो ये 118 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? ईसा पूर्व में, याद रखना है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्रतियोगिता परीक्षा जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद जो है अगले सिलेक्शन होता है, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, परीक्षा जो सर्वप्रथम जो विकसित हुआ था, चीन ने शुरू किया था प्रतियोगिता परीक्षा लेना, तब धीरे धीरे करके क्या हुआ तो पूरी दुनिया में फैल गया। किस राजवंश के काल में कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया गया था? यानी कि किस राजवंश के काल में कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया गया था? तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि इसका राइट आंसर की माओ, यानी कि इसका जो है झाओ लिखा जाता है, तो यहाँ पे माओ है तो इसको माओ को क्या पढ़ना है? झाओ पढ़ना है, ये याद रखना है, झाओ माओ याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अरस्तुत कौन था? तो अरस्तुत की बात करते यह एक दार्शनिक भी था और विद्वान भी था और प्रथम शिक्षक भी था। प्रथम क्या था? प्रथम एक शिक्षक यानी कि टीचर भी था, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ऐसे आता है, दार्शनिक, प्रथम शिक्षक और विद्वान भी था। वही बात करें नेक्स्ट की, ग्लेडियर कौन थे? ग्लेडिएटर, तो इसके बारे में हम बात करें, ग्लेडिएटर की हम बात करें तो यह एक क्या था? यानी कि दास पहलवान कह सकते हैं। पहलवान की बात करें तो इसका हम बात करते यह एक योद्धा था, हुआ करता था, यानी कि हम बात करते ग्लेडिएटर एक योद्धा हुआ करता था, जिसको हम एक बात कर सकते हैं पहलवान भी कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं जंगली जानवरों व दंड, यानी कि इसको जो ग्लेडिएटर योद्धा हुआ करता था, और इसमें क्या होता था, जंगली जानवरों को वो दंडित अपराधियों को, ये ग्लेडिएटर का काम क्या होता था? जंगली जानवरों व दंडित अपराधियों के साथ हिंसक मुकाबला करके रोमन गणराज्य और रोमन साम्राज्य में क्या किया था? में दर्शकों को मनोरंजन करता था, दर्शकों को क्या करता था? मनोरंजन करता था, ये याद रखना। अब बात करते हैं प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? प्यूनिक युद्ध बात करते हैं रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। तो ये कब हुआ था? 264 से 146 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना, ईसा पूर्व, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब कहते हैं रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? फसलों की रक्षा करने वाले देवता की बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होता था सेरस लिखा जाता था, सेरस या सेटर्न और सैटर्न, ये दो में से कोई नाम मिलेगा, सेरस और सैटर्न। गिलगमेश महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? तो ये 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सिकंदर ने बेबीलोन
बेबीलोनिया को कब जीता था? बेबीलोनिया की हम बात करते हैं 331 को जीता था। और सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो 327 में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं 312 ईस्वी में रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो किस रोमन सम्राट ने 312 ईस्वी में जो है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था? कॉन्स्टेंटाइन ने स्वीकार कर लिया था। इसका कार्यकाल की बात करें तो कब से कब तक? 306 से लेकर 337 ईस्वी तक रहा था, ईस्वी तक, ठीक है, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की हम मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक की बात करते कौन था? चंगेज खां था। अब वही बात कर लेते हैं, चंगेज खां जो था, यानी कि इसका जो था मंगोल साम्राज्य का चंगेज खां, और इसका शासनकाल की बात करें तो 1206 से 1338 के बीच था। और इसकी स्थापना मंगोल साम्राज्य की चंगेज खां ने किया था। और चंगेज खान के बचपन का नाम की बात करें तेमुचिन था। इसके बचपन का नाम तेमुचिन था, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की मंगोल चीन से क्या आयात करते थे? मंगोल जो था चीन से सूती कपड़ा, रेशम, चीनी के बने मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बने बर्तन एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं जो है क्या करता था? आयात करता था। कुरिल ताई क्या था? कुरिल ताई की बात करते हैं मंगोल सरदारों की एक सभा हुआ करता था, ये ध्यान रखने हैं। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? सुनहरा गिरोह का गठन हम बात करते हैं, इनमें से मेरे ख्याल से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं इसका जो आंसर क्या होना चाहिए? चंगेज खां होना चाहिए। क्या? चंगेज खान, याद रखना। कब क्या था? 13वीं सदी में क्या था? चंगेज खान ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? तो मार्को पोलो की बात करते हैं कुबलई खान के दरबार में आया था। पहला इल्ल खानी शासक कौन था जिसने धर्म परिवर्तन पर इस्लाम ग्रहण किया था? तो गजन खान था। कौन था? गजन खान, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मंगोलों ने बगदाद शहर पर कब हमला किया था? मंगोलों ने बगदाद शहर पर हमला 1258 ईस्वी में किया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? सामंतवाद का विकास जो हम बात करते हैं इंग्लैंड में हम बात करें, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 11वीं सदी में, याद रखना है। द कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन थे? तो जेफरी चौसर थे, याद रखना है। शार्लमेन का संबंध कहाँ से था? तो फ्रांस से था। बिशपों और पादरियों का संबंध किस वर्ग से था? तो प्रथम वर्ग से था, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूरोप में किन दो देशों के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो है 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 1300 यानी कि याद रखना है 1337 से लेकर यानी 1437 से लेकर 1337 से लेकर याद रखना है 37 से लेकर 1453 तक लगभग जो हम बात करें तो ये हुआ था 100 वर्षीय युद्ध, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की हेनरी सप्तम किस देश के शासक थे? तो हेनरी सप्तम की बात करें इंग्लैंड के शासक थे। इसका शासनकाल की बात करें 1485 से लेकर 1505 ईस्वी 1509 ईस्वी तक था, ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? तो शार्लमैन को बनाया था। फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है? फ्यूड शब्द का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, यानी कि इसका मतलब की बात करते हैं क्या होता है? भूमि का टुकड़ा और लंबे समय तक चलने वाला झगड़ा, ये कह सकते हो। अब बात करते हैं डॉन डिकजॉट में किस वर्ग का चित्रण प्रमुखता से किया गया है? तो बात करते हैं स्वतंत्र किसान, यानी कि डॉन डिकजॉट की बात करें तो किसान लड़की जिस पर वह डॉन जो है डिकजॉट का दिल आ गया था, वो किसान लड़की के बारे में इस पे चर्चा किया गया। अब बात करते हैं सॉन्ग ऑफ रोलो में किसके प्रति वफादारी पर बल दिया गया है? तो ये स्वामी के प्रति बल दिया गया है, याद रखना है। वही बात करें सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ये सेना था, और इस व्यवस्था में शीर्ष पर राजा और सबसे नीचे किसान या दास हुआ करता था। कृषि और सैनिक संगठन का था या
व्यवस्था पर आधारित था, कृषि और सैनिक संगठन पर व्यवस्था आधारित था। पियर्स प्लाउमाउन के लेखक कौन थे? पियर्स प्लाउमाउन के लेखक कौन थे? तो लैंगलैंड थे, याद रखना लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड कहा जाता था। पुनर्जागरण का अर्थ निम्न में से क्या है? पुनर्जागरण का अर्थ की बात करते हैं, सभी के सभी हो जाएंगे सही। अब बात करते हैं निम्न में से कौन इटली नगर है, इटली के नगर है, सभी है, वेनिस, रोम, फ्लोरेंस, ये सारे के सारे इटली के नगर हैं। पादुआ और बोलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 13वीं सदी में, यानी कि हम इसका बात करें तो 13वीं सदी की बात करें तो कब हुआ था? तो इसका हम बात करते हैं 1226 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं मूर्खत्व की प्रशंसा के लेखक कौन थे? मूर्खत्व के प्रशंसा के लेखक की बात करते हैं इरेमस थे, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की 100 कहानियों का संग्रह डेकेमेरॉन के लेखक कौन थे? तो इसकी बात करते हैं डेकेमेरॉन की लेखक की बात करें तो ये हो जाएगा कौन? तो शेक्सपियर हो जाएगा, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की द प्रिंस के लेखक कौन है? तो द प्रिंस की लेखक की बात करते हैं मैकियावेली है, याद रखना। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की 95 थीसेज की रचना किसने की? तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। बात करते हैं द लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाया था? तो ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं 52 की 1559 में इंग्लैंड में किस चर्च की स्थापना हुआ था? प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हुआ था, याद रखना, सी हो जाएगा। 1522 में मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। और मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची थे। 1673 ईस्वी में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना पेरिस, यानी कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, याद रखना है। गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के जो है गति के न्यूटन के कितने नियम है? 3 नियम है, 1 2 3 है, ये ध्यान रखना है। वही बात करें 1498 में वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर आया था? तो कालीकट पे आया था स्थान पर, 1498 ईस्वी में चला था। उस समय कालीकट पे जो आया था उस समय वहाँ के राजा कौन था? जमोरिन था। और जो है वास्को डी गामा को भारत आने में रास्ता बताने में मदद कौन किया था? तो अब्दुल मजीद ने जो है, अब्दुल मजीद व्यापारी था जिससे जो है पुर्तगाली को जो है भारत आने में रास्ता बताया था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलम्बस किस देश के निवासी थे? तो ये स्पेन के निवासी थे। क्रिस्टोफर कोलम्बस की बात करें, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की हम बात करें, माचू पिच्चू शहर की स्थापना किसने किया था? माचू पिच्चू शहर की स्थापना की बात करते हो इंका ने किया था। इंका क्या था? ये सम्राट था पंचकुटी इंका सम्राट था और 1450 ईस्वी में किया था, ये याद रखना। दक्षिणी अमेरिका देश के पेरू में बात करते हैं, यह जो है माचू पिच्चू की बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश पेरू में सर्वोच्च चोटी है माचू पिच्चू, जो विश्व के 8वें अजूबे में शामिल है, ये याद रखना। भारत का एक जगह है 8वें अजूबे में शामिल, कौन सा है? ताजमहल है, याद रखना। विश्व में कुल 8 अजूबा है जिसमें कि ताजमहल अपना देश का शामिल है। वही बात करते हैं मैक्सिली किस जन समुदाय के देवता थे? एज़टेक के थे। और हैमक झूला का उपयोग कौन करते थे? ये कैरिबी कर देते हैं हैमक झूले का प्रयोग। पाब्लो नेरुदा किस देश के कवि थे? पाब्लो नेरुदा की बात करते हैं तो यह चिली के कवि थे। वही बात करते हैं नेक्स्ट 1532 में इंका राज किसने जीता था? तो इंका राज की बात करते हैं पिजारो ने जीता था। इमगो मुंडी किस विषय की पुस्तक है? तो खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक थी। डोना मैरिना ने किसके लिए दुभाषीय का काम किया? तो कॉर्टेस का। किसने किया था? कॉर्टेक्स का, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं कैपिटलिज्म एंड स्लेवेरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इरिक विलियम थे। और कालमे काक और टेल पोचकली क्या था? तो विद्यालय था, एक तरह से याद रखना है। अब बात करते हैं धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी ने किया था। उड़न तूड़ी करगे यानी फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। और भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया था? तो कोयला उद्योग में खनन उद्योग में किया गया था। और 1775 में मैथ्यू बोल्टन की
सहायता से जेम्स वाट ने सोहो फाउंड्री का निर्माण कहाँ किया था? बर्मिंघम में किया था। बर्मिंघम जो जो कहाँ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में स्थित है, ये देखना। अब बात करते हैं 1761 में इंग्लैंड में जेम्स ब्रेंटली ने वर्सली कैनाल का निर्माण क्यों किया था? तो ये कोयला ढोने के लिए किया था, याद रखना है। वहीं बात करते हैं 1814 ईस्वी में भाप से चलने वाले इंजन स्टीफेंस का रॉकेट से क्या चलता था? तो ये क्या चलता था? रेलगाड़ी चलता था, जो सवारियों को ढोने के, सवारी गाड़ी जिसको कहते हैं, उसकी काम करता था। 1801 में हम बात करें, 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक के बनाए इंजन पफिंग डेविल यानी कि फुफकारने वाला दानव का इस्तेमाल कहाँ होता था? तो ये रेलगाड़ी में किया जाता था, याद रखना। 1754 ईस्वी में कला समाज यानी कि सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना। इंग्लैंड के लंदन में। हार्ड टाइम्स के लेखक कौन थे? हार्ड टाइम्स के लेखक की बात करें, चार्ल्स डिकेंस थे, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1847 में 10 घंटा विधेयक के द्वारा किसके काम के घंटों को 10 घंटा निश्चित किया गया था? ये सभी को युवकों, स्त्रियों और पुरुष श्रमिकों के लिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। और हम बात करते हैं यह कब हुआ था? 1760 ईस्वी के दशक में प्रारंभ हुआ था, याद रखना है। वही बात करते हैं लिवरपूल कहाँ स्थित है? तो ये लिवरपूल कहाँ पे? यूरोप में स्थित है। यूरोप यानी कि इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड कहे तो यानी कि ब्रिटेन भी कहते हैं, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर की हम बात करते हैं, यह जो भारत में यानी कि इंग्लैंड में स्थित है, भारत नहीं इंग्लैंड में। निम्न में से कौन इंग्लैंड का औद्योगिक शहर नहीं है? तो मिलान जो है ये इटली का शहर है, इंग्लैंड का नहीं है, बाकी सब इंग्लैंड का है। बात करते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की बात करते हैं 1694 में ईस्वी में हुआ था। 1694 में अगर हम बात करते हैं अपना आरबीआई बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1 अप्रैल की बात करें 1935 में हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 में। अब बात करते हैं भारत का सर्वप्रथम स्थापित पहला बैंक, सब कौन बैंक का स्थापना होता है भारत में सर्वप्रथम? तो बात करते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम, याद रखना। उसके बाद पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था कौन सा बैंक? पीएनबी बैंक। कब हुआ था? 1894 में स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें जॉर्जिस मिशेल किस देश से संबंधित थे? तो ये बात करते हैं फ्रांस से संबंधित थे। बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोपियों के द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो सभी की सभ्यता, धर्म प्रचार करना, कच्चे माल की प्राप्ति करना, निर्मित माल की खपत करना, ये सभी के उद्देश्य से ये लगाया गया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज की बात करें तो बात करते हैं कब किया था? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की बात करें जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में किया था। ये 9 में भी क्वेश्चन है, 9th क्लास में। और बात करते हैं एबल तस्मान ने तस्मानिया का खोज किया था। किसका? तस्मानिया का। वही बात करते हैं क्रिप्टोफर कोलम्स ने 1492 ईस्वी में कब किया था? यूएसए यानी कि अमेरिका की खोज किया था, ये याद रखना। अब बात करते हैं गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? कैलिफोर्निया से। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासी को अभागी नस्ल कहा था? अभागी नस्ल की बात करते तो किस निवासी को कहा था? ये एंड्रूस जैक्सन ने कहा था, एंड्रूस जैक्सन। यहाँ पे एंड्रूस जैक्सन लिखा हुआ नहीं है, निक्सन को ही करना पड़ेगा। इसका नाम कहे तो क्या हुआ था? एंड्रयू जैक्सन, ऐसे लिखना है, जैक्सन ये होना चाहिए। ये तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम डी में इस तरह का नाम होना चाहिए, क्योंकि लगता है मिस टाइपिंग हुआ है इसमें, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया को किस देश ने अपना उपनिवेश बनाया था? तो इंग्लैंड ने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा है। वही बात कर लेते हैं क्यूबेक एक्ट जो है कब पारित हुआ था? क्यूबेक एक्ट की बात कर 1774 में पारित हुआ था। न्यू फाउलैंड की खोज किसने किया था? जॉन केवर्ट ने किया था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति की बात करते हैं 1911 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, रोलैक्ट एक्ट, वर्साई की संधि हुआ था। और 1925 की बात करते हैं काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, जिसको नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है।
कुओमिंतांग दल के संस्थापक कौन थे? तो सन्यास्त सेन थे। याद रखना, कब किया था? 1894 में किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मोइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की वजह 1868 में हुआ था। चीन और जापान में कब युद्ध हुआ था? चीन और जापान की हम बात करें तो यह 1894-95 में हुआ था, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिरे थे? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को बम गिराया गया था, और नागासाकी पर क्या गया था? 9 अगस्त। 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त, यानी कि 3 दिन के बाद ही गिरा दिया था। 6 तारीख को पहला गिराया, 6 अगस्त को, और 3 दिन के बाद फिर 9 अगस्त को गिरा दिया। कब? 1945 में, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट और वर्साई संधि हुआ था। जापान में डाइट किसे कहा जाता है? तो संसद को जापान में डाइट कहा जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, हम एक एक करके सबका नंबरिंग करके सिर्फ क्वेश्चन देख लेना है, कौन कौन सा क्वेश्चन है नंबर वाइज हम दिखा रहे हैं। उसके बाद नंबर वाइज सिर्फ आंसर उसका एनालिसिस करेंगे। अब बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, बाकी नोट कर लेना है। इसको याद करने के लिए हम क्वेश्चंस दिखा रहे हैं सभी के सभी A to Z। अब बाकी इसका डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में चाह रहे हैं कि थोड़ा लंबा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फुल एनालिसिस जो मिल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, इसके लिए आपको कमेंट भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी तरह जो है एनालिसिस करते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो इजी तरीके से आप लिख सकते हैं, कम ही लाइन में, 102 लाइन 3 लाइन में। रेडियो कार्बन विधि को ही क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, कार्बन C14 भी कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग को ही, ये याद रखना है। अब बात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग पदार्थों की आयु का पता लगाने की एक विधि है, इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो कार्बन डेटिंग पुरातत्व और भू वैज्ञानिक अध्ययन में काफ़ी इस्तेमाल होती है। ऐसे भी सीधा लिख देना है, रेडियो कार्बन विधि या कार्बन डेटिंग जो है कार्बन पदार्थों की, यानी कि कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए यह विधि का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे और पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक अध्ययन में काफ़ी इस्तेमाल होता है, ऐसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला में प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सके। लिखा हुआ था मगर पढ़ा नहीं गया था, ये कहने का मतलब है, ये याद रखना। अब बात करते हैं नीएथड्रल शब्द का मतलब क्या था? इसका विशेषता पूछा गया था, हम इसका थोड़ा डिटेल में चल गए। विशेषता 2-3 को लिखना था, 3-4 को बस हो गया, वही काफ़ी था। नीएथड्रल शब्द का मतलब है बहुत पुराने मानवों की एक प्रजाति, यानी कि सबसे पुराना मानवों की एक प्रजाति था। ये लोग यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे, यूरोप और पश्चिमी एशिया में। नीएथड्रल शब्द का इस्तेमाल अपमान के रूप में भी किया जाता था, याद रखना। इसकी विशेषता सिर्फ क्या लिखना होता है, पहले लिख देना था नीएथड्रल का मतलब होता है सब बहुत पुराने मानवों की एक प्रजाति थे। ये प्रजाति ये लोग जो है यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। इतना लिख देने के बाद जो है इसका जो 2-3 गो विशेषता लिख देना था। नीएथड्रल आदिम गुफा मानव के रूप में जाने जाते थे। नीएथड्रल कुशल उपकरण निर्माता थे, यानी कि बढ़िया उपकरण बनाते थे। नीएथड्रल तकनीक नामक पत्थर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता। नीएथड्रल शारीरिक रूप से ठंड के अनुकूल थे। ये सारे के सारे जो है ये सारा पॉइंट हम दिखा देते हैं, बस इसमें से जो अच्छा लगे 2-3 पॉइंट जो है जिक्र कर देना था, बस और कुछ नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या होता है? मेसोपोटामिया शब्द का मतलब है नदियों की, यानी कि 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। यह एक ग्रीक शब्द है। मेसोपोटामिया क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का मतलब होता है मध्य और पोटामिया का मतलब होता है नदी, यानी कि इसको सीधा लिखना था कैसे? मेसोपोटामिया का मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, इतना ही लिख देना था, बस और कुछ नहीं। अब बात करते हैं बेबीलोन के झूलते बागों का निर्माण बेबीलोन के राजा
नबूकदनेस्वर द्वितीय ने करवाया था। किंवदंती के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी रानी एमिटिस के लिए ये बाग बनाए थे, याद रखना है। अब बात करते हैं हम्मुराबी की विधि संहिता की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ये लिखना था क्या क्या है। पहला विशेषता क्या था, कानूनों का लिखित संग्रह, और दूसरा था अंक के बदले अंक का सिद्धांत दिया था। ये 12वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, चीन की महान दीवार के निर्माण के दो प्रमुख कारण थे, ये भी 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट है। चीन के महान दीवार के निर्माण के दो प्रमुख कारण थे, उत्तर से आने वाले संभावित आक्रमण से चीन की रक्षा करना, और दूसरा था सीमा नियंत्रण स्थापित करना। सीमा पर जो विवाद होता है उसका नियंत्रण स्थापित करने का उद्देश्य था। अब बात करते हैं रोमन पौराणिक कथाओं में कई महत्वपूर्ण देवता थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे बृहस्पति, जुनो, मंगल, शुक्र, बुध, अरुण, यूरेनस और अपोलो। ये सारे के सारे थे, ये आपको याद रखना है सभी को। वही बात करते हैं मंगोलों के लिए व्यापार इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें जरूरी चीज़ें व्यापार से ही मिलती थी। याद रखना, जरूरी चीज़ें व्यापार से ही मिलती थी। व्यापार के जरिए वे अनाज, शिल्प और निर्मित वस्तुएं हासिल करते थे, याद रखना है। ये जो 12वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। 12वीं लिखने का मतलब है 12वीं में भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। यायावर जाति के लोगों ने मध्य एशिया में मंगोल साम्राज्य और बद्दू साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने? यायावर जाति ने। अब बात करते हैं फ्रायर मध्ययुगीन यूरोप में धार्मिक आदेशों के सदस्य थे जो समाज में सेवा और प्रचार करते थे। मठों में नहीं रहते थे बल्कि समाज में घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे, इस तरह लिखना था। अब कहते हैं सामंती युग में श्रद्धांजलि प्रणाली एक समारोह था। सामंती युग में क्या होता था? श्रद्धांजलि प्रणाली एक समारोह था जिसमें जागीरदार अपने स्वामी के प्रति वफादारी की शपथ लेता था और वह जागीरदार के स्थान को स्वामी के अधीन के रूप में स्वीकार करने का एक प्रतीकात्मक तरीका था, ये देखना था। अब बात करते हैं कुस्तुनतुनिया के पतन के पुनर्जागरण को कई तरह से सहायता दी गई, जैसे कि पहला लिखना, ग्रीक विद्वानों का इटली में पलायन जिससे प्राचीन ज्ञान और कला का पुनर्जागरण हुआ। व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों के नियंत्रण से यूरोप में नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, याद रखना। निकोलस कोपरनिकस की बात करें तो 1474 से 53 एक पोलिश गणितज्ञ था। यानी कोपरनिकस के बारे में कहना था, एक पोलिश गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ब्रह्मांड के लिए एक सिद्धांत विकसित किया जिसमें पृथ्वी के बजाय सूर्य को केंद्र में रखा था। इस खोज का प्रभाव इतना गहरा था कि इसके बाद खगोल विज्ञान की नई लहर को कोपरनिकस क्रांति कहा गया था, यह रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पुनर्जागरण काल के दो प्रमुख चित्रकार की बात करें। पुनर्जागरण काल के लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो थे। इनकी कई प्रसिद्ध कलाकृतियाँ भी मौजूद है, 12वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निकोलो मैकियावेली 1469 से 57 की प्रमुख रचनाओं में द प्रिंस और द डिस्कोर्स ऑन लिविंग शामिल है। ये दोनों रचनाएं उनका मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। मैकियावेली एक इतालवी राजनीतिक दार्शनिक राजनेता इतना चीज़ जो है पुनर्जागरण के काल में इटली के प्रमुख व्यक्तित्व में से एक थे। अब बात करते हैं कैथीड्रल नामक नगर था, का अर्थ है बड़े बड़े गिरजाघरों वाले नगर। फ्रांस के बड़े बड़े गिरजाघर निर्मित किए गए, फ्रांस में बड़े बड़े गिरजाघर निर्मित किए थे फ्रांस ने किए गए, जिन्हें कैथीड्रल कहा गया। बाद में इन गिरजाघरों के चारों ओर नगर विकसित हुए जिन्हें कैथीड्रल नगर कहा गया था। अब बात करते हैं, ज़्यादातर इनका लोग किसान या चरवाहे थे जो अल्पाका और लामा की देखभाल करते थे। बड़े परिवार एक ही ज़मीन पर एक साथ रहते थे और अल्पाका और लामा के ऊन से अपने कपड़ों और कंबल बनाते थे। उनके घर पत्थर या एडोब मिट्टी से बने होते थे और ऊपर सूखी घास की छत होती थी। ये 2-3 लाइन इसी का लिखना था, समझ के बस, और कुछ नहीं। माया संस्कृति की दो प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहला है जटिल कैलेंडर और खगोल विज्ञान प्रणाली, ये पहला विशेषता है। दूसरा क्या लिखना था? विस्तृत चित्रलिपि लेखन प्रणाली,
जिससे ग्लिप कहा जाता था, याद रखना था। दक्षिण अमेरिका से दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजी जाने वाली 4 प्रमुख खाद्य वस्तुएं आलू, टमाटर, मक्का, कोको था, ये याद रखना था। अब बात करते हैं इटली में पुनर्जागरण के 2 प्रमुख कारणों का चर्चा करना है। पहला है शास्त्रीय ग्रीक और रोमन कला और साहित्य का पुनरुद्धार करना था, और दूसरा था व्यापार और शहरीकरण से प्राप्त धन। ये 2 कारण लिखना था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के 2 प्रमुख कारणों से पहला प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता 2 कारणों में से पहला हो गया। यानी कहेगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के 2 कारण लिखे हैं तो लिख देना है। पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला लिखना है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जैसे कि कोयला, लोहा, उस समय के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक थे। दूसरा कारण था कि तकनीकी नवाचार का होना, जैसे कि भाप इंजन और नई मशीनों का आविष्कार होना, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। कपड़ा उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का 4 महत्वपूर्ण आविष्कारों में से फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, सबका ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, देख सकते हैं, सबका स्थापना दिया हुआ है। इतना स्पिनिंग 1779 में, पावर लूम 1785 में, कॉटन जीन 1794 में, जैक्वार्ड लूम 1804 में और सिंथेटिक डाइज 1856 में समय, जिन्होंने कपड़े के उत्पादन में क्रांति ला दी थी, ये याद रखना था। अमेरिकी क्रांति के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित में से के बिना कराधान कारण थे। पहला कारण था प्रतिनिधि के बिना कराधान और ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेशों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था, ये याद रखना। अब बात करते हैं रेड इंडियन की। बात करते हैं रेड इंडियन जो था उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को दिया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द था। इन लोगों को नेटिव में अमेरिकन या अमेरिकी आदिवासी भी कहा जाता है, ये बारे में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। वही बात करते हैं हफीम की युद्ध की बात करें तो 19वीं सदी में चीन और प्राथमिक शक्तियाँ प्रमुखतः ब्रिटेन के बीच 2 सैन्य संघर्ष थे, जिनका मुख्य कारण था हफीम व्यापार और इससे जुड़े व्यापारिक अधिकार, ये दोनों याद करना था। जापान के खुलने का मतलब है कि 19वीं सदी के मध्य में जापान ने अपनी सदियों पुरानी एकांत नीति को त्याग कर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने बंदरगाह और अर्थव्यवस्था को खोला, याद रखना है जापान ने। अब बात करते हैं जापान में सैन्य के उदय के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण आर्थिक कठिनाइयाँ और दूसरा राष्ट्रवाद की भावना। अब तीसरा की बात करें कि 29 नंबर की कोहोंग, जिसे गोंग होंग या आधिकारिक रूप से अधिकृत व्यापारी के रूप में जाना जाता है, चीनी व्यापारी का एक संघ था, जिसे किंग राजवंश के दौरान ग्वांगझोर में पश्चिमी व्यापारियों के साथ व्यापार करने का एक एकाधिकार किया गया था, जो कैंटन व्यापार प्रणाली मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, याद रखना है। अब बात करें सन्यास सेन जो है एक चीनी क्रांतिकारी नेता था, जिन्हें चीन में राष्ट्रपिता के रूप में जाना, जैसे भारत में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, सन्यास सेन को चीन में। उन्होंने चीनी गणराज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और जन कल्याण, तब सक्सेसफुल हुआ। अब बात करते हैं पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण प्राचीन भारतीय यूरोप में पुनरुत्थान एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने मध्य युग के बाद आधुनिकता की ओर बदलाव को दर्शाया है। यह आंदोलन 15वीं और 16वीं शताब्दी में फैला हुआ पुनर्जागरण कला कहा जाता है। वस्तु साहित्य की बात करें, वस्तु साहित्य विज्ञान राजनीतिक में कई बदलाव आए। पुनर्जागरण के बारे में ये दिया हुआ है, ये पढ़ लेना है, उसमें 2-4 लाइन ही जवाब देना था, इससे ज़्यादा नहीं देना था। अपना मन है देख लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अमेरिका में दास प्रथा के विकास में 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी में जो क्वेश्चन है उसी का है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हुआ आर्थिक कारण देख सकते हैं, आर्थिक कारण पॉइंट हाईलाइट दिया हुआ है, श्रम की व्यवस्था ये नहीं हाईलाइट किया हुआ है, उसके बारे में 2 लाइन लिखना था। अब कपास का उत्पादन, इसके बारे में भी लिखना था, महाराष्ट्र में होती है कपास की खेती, याद रखना, इसके लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है, इस तरह लिखना था। अब बात करते हैं आर्थिक लाभ भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं था, और राजनीतिक शक्ति, ये सारे के सारे उसमें दिया हुआ है,
आराम से कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, औद्योगिक क्रांति ने समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर कई तरह के प्रभाव डाले। 37 नंबर क्वेश्चन है, समाज पर प्रभाव, नए समाज का उदय हुआ जैसे मजदूर पूंजीपति। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग का प्रभाव, देख सकते हैं श्रमिकों को सामाजिक चेतनाओं का उदय हुआ। ये सारे के सारे इसमें पॉइंट इसी का दिया हुआ है, जो अच्छा लगे वो नोट कर लेना है। अब बात करते हैं पर्यावरण का प्रभाव, यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रभाव होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं अब है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। अब 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1911 में चीनी क्रांति की, जिसे सिन्हाई क्रांति भी कहा जाता है, चीनी के अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश को समाप्त कर दिया और चीनी गणराज्य की स्थापना की, जो चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1911 में चीनी क्रांति के कारण देख सकते हैं क्यों हुआ था कारण, यहाँ पे देख सब लिखा हुआ है, आराम से पढ़ सकते हो। आराम से एनसीईआरटी कुछ भी मिले तो पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है। इस सारे के सारे क्वेश्चंस है का आंसर है ये। परिणाम क्या क्या परिणाम हुआ, जो हाईलाइट पॉइंट है ये इस कलर में, वही उसी को नोट करना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब है 33 नंबर की बात करते हैं, मंगोलों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। तो इसका दिया हुआ है ये पॉइंट की बस 5 नंबर का है, कम से कम 7-8 पॉइंट भी आपको लिखना था। अब बात करते हैं 31 की, हम्मुराबी की विविधता संहिता, जिसे हम्मुराबी का कोड भी कहा जाता है। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी 1750 ईसा पूर्व में स्थापित एक प्राचीन विधि संहिता, जिसमें 282 कानून शामिल है, जो पारिवारिक, नागरिक और श्रम शक्ति, व्यापारिक आधुनिक कानूनों को कवर करती है। अब बात करते हैं हम्मुराबी की विधि संहिता की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, सारा का सारा दिया हुआ है। और हम बात करते हैं इसमें, आज के लिए हम बात करें इतना ही दिया हुआ है, सारा व्यवस्था आराम से दिया हुआ है। आप लोग आएँ और क्लास को सही समय पे इसी तरह चलते रहेंगे। और आप जो है किसी कोई तरह का दिक्कत हो वीडियो के नीचे कमेंट कर बताना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।